नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बार फिर और पूरी गहराई के साथ ईपीएस 95 पेंशनर्स के दशकों पुराने संघर्ष और उनकी वर्तमान स्थिति पर एक विस्तृत चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। यह केवल एक समाचार अपडेट नहीं है, यह उन लाखों वरिष्ठ नागरिकों की आशाओं, उनकी आशंकाओं और उनके धैर्य की कहानी का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। आज मेरे पास आपके लिए जो खबरें हैं वे एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं। कुछ खबरें आपके चेहरे पर मुस्कान लाएंगी तो कुछ आपके माथे पर चिंता की लकीरें भी खींच सकती हैं। इसीलिए मैं आपसे यह विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस विश्लेषण को अंत तक देखें, क्योंकि हर एक जानकारी, हर एक पहलू आपके भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक गंभीर विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, सूचना के इस युग में जहां सच को खोजना एक चुनौती बन गया है, कई यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वे हर दूसरे दिन ऐसी खबरें चलाते हैं कि सरकार ने आदेश जारी कर दिया, पेंशन 7,500 रुपये हो गई, या कोई तो हद पार करते हुए 9,000 रुपये की घोषणा कर देता है। यह न केवल झूठ है, बल्कि यह उन लाखों बुजुर्गों की भावनाओं के साथ एक क्रूर मजाक है जो हर दिन एक अच्छी खबर की उम्मीद में जीते हैं। इस तरह की झूठी खबरें उन्हें एक मानसिक पीड़ा देती हैं, एक भ्रम की स्थिति में डाल देती हैं और उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सरकार उनके साथ धोखा कर रही है या ये खबर देने वाले उन्हें मूर्ख बना रहे हैं। मेरा प्रयास हमेशा से यही रहा है कि आप तक केवल प्रमाणित और सच्ची जानकारी ही पहुंचे। इसलिए यदि आपको मेरी मेहनत और मेरी खबरों की सच्चाई पर विश्वास है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने सभी पेंशनर साथियों के साथ साझा करें। ज्ञान और सच्ची जानकारी का प्रकाश हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो अंधेरे में है। आपका एक शेयर किसी को झूठी खबरों के जाल से बचा सकता है और उसे वास्तविक स्थिति से अवगत करा सकता है। चलिए अब खबरों के उस महासागर में गोता लगाते हैं जिसकी लहरें सीधे तौर पर आपके जीवन को प्रभावित करने वाली हैं। सबसे पहले एक ऐसी खबर की बात करते हैं जो दिखने में तो एक सुविधा लगती है, लेकिन उसके पीछे छिपे खतरे को ट्रेड यूनियनों ने पहचान लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने आधुनिकीकरण की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए ईपीएफ से पैसे निकालने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास किया। पहले जहां आपको फॉर्म भरने और लंबी कतारों में लगने की जद्दोजहद करनी पड़ती थी, वहीं ईपीएफओ ने एटीएम के माध्यम से भविष्य निधि की राशि निकालने की सुविधा प्रदान कर दी। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन देश की प्रमुख ट्रेड यूनियनों ने इस कदम का पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने सरकार और ईपीएफओ के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए इस एटीएम सुविधा को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की है। अब आप सोच रहे होंगे कि यूनियनों को इस सुविधा से क्या आपत्ति हो सकती है। उनका तर्क बहुत गहरा और दूरदर्शी है। यूनियनों का कहना है कि भविष्य निधि या प्रोविडेंट फंड कोई साधारण बचत खाता नहीं है, यह कर्मचारी की सामाजिक सुरक्षा का एक अभेद्य कवच है। यह वह जमा पूंजी है जिसे एक कर्मचारी अपनी दशकों की मेहनत से बूंद बूंद करके इसलिए जमा करता है ताकि सेवानिवृत्ति के बाद उसका जीवन सुरक्षित और सम्मानजनक हो सके। जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो यह पैसा उसके जीवन के सबसे बड़े खर्चों को पूरा करने में मदद करता है, जैसे बच्चों की उच्च शिक्षा, उनकी शादी ब्याह की जिम्मेदारी, अपने सपनों का एक छोटा सा घर बनाना या किसी गंभीर बीमारी के इलाज का खर्च उठाना। यूनियनों को आशंका है कि एटीएम से आसानी से पैसा निकालने की सुविधा कर्मचारियों को, विशेषकर युवा कर्मचारियों को, गैर जरूरी खर्चों के लिए अपनी इस महत्वपूर्ण बचत को निकालने के लिए प्रेरित करेगी। छोटी छोटी जरूरतों के लिए बार बार पैसा निकालने से यह रिटायरमेंट फंड समय से पहले ही समाप्त हो जाएगा, और जब उस कर्मचारी को वास्तव में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, यानी उसके सेवानिवृत्त जीवन में, तब उसके हाथ खाली होंगे। यह एक ऐसी गलती होगी जिसका पछतावा उसे जीवन भर रहेगा। इसीलिए
ट्रेड यूनियनों ने इस सुविधा को कर्मचारी के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए इसे रद्द करने की जोरदार मांग की है। अब रुख करते हैं उस खबर की ओर जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है और जो सीधे तौर पर आपकी मासिक पेंशन से जुड़ी हुई है। हाल ही में एक बहुत ही उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ जिसमें वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें स्वयं वित्त मंत्री जी और वित्त सचिव भी मौजूद थे। बैठक में पेंशनर्स की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए NIC यानी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम भी उपस्थित थी। इस बैठक का मुख्य एजेंडा न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करना था। लंबी चर्चा और विचार विमर्श के बाद सरकार ने पेंशन बढ़ाने की अपनी योजना का खुलासा किया, लेकिन यह योजना वैसी नहीं थी जैसी पेंशनर्स उम्मीद कर रहे थे। सरकार ने न्यूनतम पेंशन को एक मुश्त बढ़ाने के बजाय इसे 3 चरणों में यानी 3 हिस्सों में लागू करने का प्रस्ताव रखा। सरकार के प्रस्ताव के अनुसार पहले चरण में न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये या 3,000 रुपये किया जाएगा। दूसरे चरण में इसे बढ़ाकर 5,000 रुपये तक ले जाया जाएगा और अंततः तीसरे और अंतिम चरण में इसे 7,500 रुपये के लक्ष्य तक पहुंचाया जाएगा। जैसे ही सरकार ने यह प्रस्ताव रखा, NIC की टीम ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका रुख बिल्कुल स्पष्ट था, उन्हें यह किश्तों में दी जाने वाली राहत स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स ने बहुत लंबा इंतजार कर लिया है और अब उन्हें एक सम्मानजनक राशि यानी 7,500 रुपये एक साथ चाहिए। उन्होंने सरकार को यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि उनकी यह मांग नहीं मानी गई तो उनका आंदोलन पहले की तरह ही जारी रहेगा। इसके जवाब में सरकार ने अपनी वित्तीय मजबूरियों का हवाला दिया। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि यदि पेंशन को एक साथ बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दिया जाता है तो इससे सरकारी खजाने पर बहुत बड़ा अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने यह भी बताया कि पहले चरण में पेंशन को केवल 2,500 से 3,000 रुपये तक बढ़ाने के लिए भी सरकार को लगभग 100 करोड़ रुपए के अतिरिक्त भार का प्रबंधन करना होगा और इसके लिए संसद के लोकसभा सत्र में एक अनुपूरक बजट पेश करना होगा और उसे पारित करवाना होगा। सरकार का तर्क है कि वह पेंशनर्स की मदद करना चाहती है, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए वह यह वृद्धि एक साथ नहीं कर सकती। अब यह एक गतिरोध की स्थिति बन गई है। एक तरफ पेंशनर्स की तत्काल और वाजिब मांग है और दूसरी तरफ सरकार की अपनी वित्तीय और प्रक्रियात्मक दलीलें। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार अपने 3 चरण वाले फॉर्मूले पर अड़ी रहती है या पेंशनर्स के दबाव के आगे झुकती है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच एक ऐसी खबर आई है जो वास्तव में एक ऐतिहासिक जीत है। एक ऐसी जीत जिसने EPS 95 पेंशनर्स के संघर्ष को एक नई दिशा और एक नई ताकत दी है। खबर यह है कि आगामी 10 और 11 अक्टूबर को बेंगलुरु में होने वाली CBT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक के लिए इतिहास में पहली बार NIC की टीम को आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया गया है। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह एक बहुत बड़ा और सकारात्मक विकास है। आपको यह समझना होगा कि CBT ही वह सर्वोच्च संस्था है जो EPFO से जुड़े सभी बड़े फैसले लेती है। इस बोर्ड में 3 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष नियोक्ताओं का होता है, यानी फैक्ट्री और कंपनियों के मालिकों के प्रतिनिधि। दूसरा पक्ष सरकार का होता है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री माननीय श्री मनसुख मांडविया जी करते हैं और उपाध्यक्ष के रूप में श्रम राज्य मंत्री माननीय सुश्री शोभा करंदलाजे जी होती हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कर्मचारियों या पेंशनरों का होता है। अब तक होता यह था कि इस तीसरे पक्ष का प्रतिनिधित्व केवल ट्रेड यूनियनों के नेता ही करते थे। NIC की टीम लंबे समय से इस व्यवस्था का विरोध कर रही थी। उनका तर्क यह था कि कोई भी पेंशनर किसी ट्रेड यूनियन का सक्रिय सदस्य नहीं होता है। ट्रेड यूनियनों का मुख्य ध्यान उन कर्मचारियों के मुद्दों पर होता है जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, जैसे उनका वेतन, बोनस और काम करने की स्थितियां। वे सेवानिवृत्त हो चुके पेंशनर्स की समस्याओं, उनकी पीड़ा और उनकी ज़रूरतों को उस गहराई से नहीं समझ सकते जिस गहराई से पेंशनर्स स्वयं समझते हैं। NIC ने बार बार यह मांग उठाई कि जब फैसले पेंशनर्स के भविष्य के बारे में हो रहे हैं
तो उस निर्णय प्रक्रिया में पेंशनर्स का सीधा प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए। ऐसा लगता है कि सरकार ने और श्रम मंत्रालय ने इस तर्क की गंभीरता को समझा है और इसी का परिणाम है कि इस बार सीबीटी की बैठक में तीसरे पक्ष के प्रतिनिधि के रूप में एनएसई की टीम को भी शामिल किया जा रहा है। ये पेंशनर्स की आवाज की एक बहुत बड़ी जीत है। अब पेंशनर्स की बात बिना किसी मध्यस्थ के सीधे देश की सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली संस्था के सामने रखी जाएगी। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो आपको सबसे ज्यादा उलझन में डाल सकता है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि कुछ खबरें खट्टी हैं तो कुछ मीठी, लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी हैं जो भ्रम पैदा कर रही हैं। यह भ्रम मीडिया की तरफ से आ रहा है। मेरे पास 2 प्रतिष्ठित अखबारों की खबरें हैं और दोनों ही पेंशन वृद्धि को लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं। एक अखबार ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि सरकार पहले चरण में न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह साथ में महंगाई भत्ता करने जा रही है। यह खबर निश्चित रूप से उम्मीद जगाती है और एनएसई के संघर्ष को आंशिक रूप से सफल बताती है। मैं इस अखबार की कटिंग इस वीडियो के साथ संलग्न कर दूंगा ताकि आप स्वयं उसे पढ़ सकें। लेकिन दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ा और प्रसिद्ध अखबार नवभारत टाइम्स एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयां कर रहा है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सरकार न्यूनतम पेंशन में केवल 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की मामूली बढ़ोतरी करने जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जिन पेंशनर्स को अभी 1,000 रुपये मिल रहे हैं उन्हें इस वृद्धि के बाद 1,500 रुपये के आसपास मिलेंगे और इस पर महंगाई भत्ता अलग से दिया जाएगा। यह खबर बेहद निराशाजनक है और अगर यह सच हुई तो यह लाखों पेंशनर्स की उम्मीदों पर पानी फेर देगी। मैं इस दूसरे अखबार की कटिंग भी आपके लिए लगा दूंगा। अब सवाल यह उठता है कि इन दोनों में से कौन सा अखबार सच बोल रहा है और कौन सा गलत। दोस्तों, इस समय यह कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सी खबर सही है। यह संभव है कि दोनों ही अखबार अपने अपने सूत्रों के आधार पर रिपोर्टिंग कर रहे हों। एक तरफ ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक के एजेंडे को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। यह कहा जा रहा है कि सरकार दिवाली से पहले ईपीएफओ के उपयोगकर्ताओं को कुछ लाभ देना चाहती है ताकि बाजार में खर्च बढ़े। इसी के तहत एटीएम और यूपीआई से पीएफ का कुछ हिस्सा निकालने की सुविधा पर भी चर्चा हो सकती है और इसी बैठक में न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। ट्रेड यूनियनें लंबे समय से इसे बढ़ाकर 1,500 से 2,500 रुपये करने की मांग कर रही हैं। तो हो सकता है कि नवभारत टाइम्स की खबर इसी मांग के इर्द गिर्द हो। वहीं दूसरी खबर जो 3,000 रुपये प्लस डीए का दावा कर रही है वह शायद सरकार और एनएसई के बीच हुई बैठक के नतीजों पर आधारित हो। तो अब अंतिम सत्य क्या है? आपकी पेंशन असल में कितनी बढ़ेगी? क्या वह 3,000 रुपये प्लस डीए होगी या केवल 1,500 रुपये प्लस डीए? इस सवाल का सटीक और अंतिम जवाब हमें 10 और 11 अक्टूबर को बेंगलुरु में होने वाली सीबीटी की बैठक के बाद ही मिलेगा। उस बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा वही अंतिम होगा। लेकिन एक बात मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपकी पेंशन बढ़ेगी जरूर, 100% बढ़ेगी। यह बात अब तय है कि सरकार न्यूनतम पेंशन की राशि में वृद्धि करने जा रही है। बस सवाल यह है कि यह वृद्धि कितनी होगी, सम्मानजनक होगी या केवल सांकेतिक। हम सभी को 10 और 11 अक्टूबर का इंतजार करना होगा। जैसे ही उस बैठक से कोई भी ठोस खबर निकलकर सामने आएगी, मैं सबसे पहले आप तक उसे पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तब तक आप धैर्य बनाए रखें और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि मैंने आपको मौजूदा स्थिति का एक स्पष्ट और विस्तृत चित्र प्रदान किया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।